हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेल स्टोरी। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके इस प्यारे से चैनल द सेल स्टोरी में, वेयर वी एस नीड बायोलॉजी प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन रहेगा, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट 15 ईयर्स PYQs का डिस्कशन। जी हाँ बच्चों, जो हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो हमारा चैप्टर है, इससे जितने भी अभी तक PYQs पूछे गए हैं लास्ट 15 ईयर्स में, वो ऑलमोस्ट सभी के सभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि नए तरीके के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन पूछने के लिए तरीका चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, ठीक है। उसको आप एक क्वेश्चन को, एक लाइन को NCERT की कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो फॉर्मेट हम लोगों के लिए समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, ताकि आने वाले जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं उनके लिए हम प्रिपेयर हो सकें, ठीक है। तो शुरू करेंगे बच्चों। आज का जो हमारा सेशन है क्वेश्चन एंड डिस्कशन का है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा बच्चों। इस सेशन को शुरू करेंगे और आप लोग सेशन शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या जो है कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं, कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे सब चीज़ें सही हैं, ठीक है बच्चों। मेरा आप लोगों को एक सजेशन ये रहेगा कि जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगी, तो छोटे छोटे जो मैं की पॉइंट्स बताऊंगी, तो आप लोग उनका क्या करना कि शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लोगे इनका, तो क्या होगा, एग्ज़ाम में आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपने सोचा है कि मुझे एक बार फिर से PYQ प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, तो एग्ज़ाम की प्रेशर की वजह से अगर कहीं ज़रा सी भी आप लोगों को डिफ़िकल्टी आती है, तो आप लोग एक बार वही शॉर्ट नोट उठा के देख लोगे, तो आपको बार बार किसी भी वीडियो को विजिट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका टाइम भी सेव होगा, है ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का यही एक फ़ायदा होता है। तो आप लोग जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, एक छोटी सी डायरी या कॉपी या पेज, जिसमें भी आप लोगों को कंफर्टेबल हो उसमें आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ omnicellular e-cellular regarding cell division was first proposed by, ठीक है। ये बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया है, सेल थ्योरी से आया है। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, सेल थ्योरी से है। सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडेन और श्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे बच्चों। इन्होंने सेल थ्योरी में कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। ये किसने कहा था, स्लाइडेन और श्वान ने कहा था। इनकी जो थ्योरी थी वो ये नहीं बता पाई थी कि जो है नई सेल कैसे बनती हैं, ठीक है। तो नई सेल कैसे बनती हैं ये किसे बताया, ये किसने बताया, ये बताया था सबसे पहले रुडोल्फ विर्को ने, ठीक है। रुडोल्फ विर्को ने ये कहा था कि जितनी भी जो सेल्स हैं वो सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी हैं, है ना। तो जो पहले से जो सेल हैं उनमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ और फिर क्या हुआ, नई सेल बन गई। तो ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, इसका मतलब यही था कि जो न्यू सेल्स हैं वो कैसे आ रही हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही हैं। कैसे आ रही हैं, डिवीजन के थ्रू आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट सही है, ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, इसका सही आंसर होगा रुडोल्फ विर्को। तो यहीं पे मैं, इन्होंने क्या किया था, फाइनलाइज किया था सेल थ्योरी को, फाइनलाइज किया था सेल थ्योरी को, और उन्होंने क्या कहा था, ऑल लाइफ फॉर्म्स मेड अप ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड, सेकेंड जो पॉइंट था वो इन्होंने ये कंक्लूड किया था कि और न्यू सेल्स arise from pre-existing सेल्स। नोट डाउन करेंगे इसको, ये दोनों पॉइंट नोट डाउन करेंगे। सेल थ्योरी का यही है संक्षेप में, यहीं से सेल थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है।
नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेम्स ऑफ स्लाइडन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विथ। स्लाइडन और स्वान का नाम किसके साथ लिया जाता है? मैंने अभी आपको बताया सेल थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया था, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेल थ्योरी। प्रोटोप्लाज्मा इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये कुछ नहीं बताया गया था। सेल थ्योरी ऑफ सेल नीलियज, ये भी नहीं बताई थी। न्यूक्लियस फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये सब आपको फंसाने के लिए ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, सही है केवल सेल थ्योरी। ठीक है, तो स्लाइडन और स्वान का जहाँ पे नाम आता है वो है हमारा सेल थ्योरी। इसको सही करेंगे बेटा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल which help in cell wall formation, DNA replication and respiration। एक ऐसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में जो क्या करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, और किस में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में। तो बच्चों क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी क्या है बच्चों? जो माइटोकांड्रिया होता है उसके अंदर जो इनफोल्डिंग्स आप देखते हो तो वो क्या है, वो हमारा क्रिस्टी कहलाता है। ठीक है, तो क्रिस्टी, अब चूंकि प्रोकैरियोट्स में क्या है कि जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं क्या है, एब्सेंट है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है वहां पे, एब्सेंट है ना। ठीक है, तो अब सेल ऑर्गेनेल्स अगर एब्सेंट हैं तो उनकी जगह कुछ और ऐसा होगा जो प्रोकैरियोट्स में काम कर रहा है ना, जो उनका सारा काम करेगा ऑर्गेनेल्स का वो कुछ और होगा। तो वो क्या है बच्चों, वो है हमारा मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या है देखते हैं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इस ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है बेटा, लेकिन इसका काम अलग होता है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो मीजोसोम क्या है बच्चों, नोट डाउन करेंगे इसको। व्हाट इज मीजोसोम? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स cytoplasm in the form of vesicle, lamellae और ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इन सब के फॉर्म में क्या है कि मीजोसोम, जैसे कि ये सपोज करो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये है उसकी सेल वॉल है। ठीक है, ये सेल वॉल है और ये है ऊपर इसके ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये है ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। और सबसे अंदर की तरफ क्या है बच्चों, सबसे अंदर क्या है, ये यहाँ पे ये इस तरह से क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या होता है कि यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इस तरह से इनफोल्ड हो जाती है अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ। ठीक है, और इनफोल्ड हो जाती है तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है मीजोसोम्स। यही स्ट्रक्चर कहलाती है बच्चों मीजोसोम्स। ठीक है, अब मीजोसोम्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स में? मीजोसोम का फंक्शन नोट डाउन करेंगे, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, और क्या फंक्शन होता है बच्चों, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन भी होता है इसका फंक्शन। और क्या फंक्शन होता है, ये सेक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। और क्या फंक्शन होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें तो हेल्प करता है इवन ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ डॉटर सेल। जब डॉटर सेल में डिवीजन होता है सेल का, उसमें भी हेल्प करता है ना। तो रेस्पिरेशन, और तो ये जो हमारा मीजोसोम है प्रोकैरियोट्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके मल्टीपल फंक्शन देखे गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों
मीजोसोम। आप ये नोट डाउन करेंगे मीजोसोम्स क्या है और इसके जो फंक्शंस हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए। क्रोमेटोफोर क्या होता है, यहीं पे इसको भी डिस्कस कर देती हूँ बच्चों। क्रोमेटोफोर क्या होता है, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जिनमें क्या है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आप लोगों को बताई है, इसके अलावा एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो अंदर की तरफ होती है साइटोप्लाज्म की तरफ। ठीक है, तो ये लेयर जो है ये लेयर कहलाती है क्रोमेटोफोर। ठीक है, ये लेयर क्या कहलाती है, ये लेयर कहलाती है क्रोमेटोफोर। और इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं पिगमेंट्स। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्रोमेटोफोर में क्या होगा बच्चों, पिगमेंट्स स्टोर रहेंगे। ठीक है, और किसमें पिगमेंट्स स्टोर रहेंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में। बैक्टीरियाज में क्रोमेटोफोर क्यों पाया जाता है, अब आप लोग मुझे ये बताओ जरा सा। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट तो इनके पास है नहीं कि उसमें जो है फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो उसकी जगह कुछ और होगा ना जहाँ पे पिगमेंट्स स्टोर होंगे और वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स तो बहुत ज़रूरी है, उनके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे जो क्रोमेटोफोर है ये क्या करेगा, हमारा पिगमेंट्स को स्टोर करेगा और यहाँ से जो हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो क्रोमेटोफोर के बारे में। क्रोमेटोफोर ये क्या है, another layer folded towards cytoplasm and store pigments in photosynthetic bacteria। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मीजोसोम इन अ सेल इज क्या है, अभी मैंने बताया मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर है, चेन ऑफ मैनी राइबोसोम अटैच्ड टू सिंगल mRNA, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीडियम साइज्ड क्रोमोसोम। बताइए। मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, चेन ऑफ मैनी राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये हमारा क्या है, ये है पॉलीसोम। ये पॉलीसोम का कॉन्सेप्ट है बच्चों। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। मीडियम साइज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है ही नहीं। मीजोसोम क्या है कि एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइटोप्लाज्म की तरफ, जिससे क्या होते हैं डिफरेंट फंक्शन मीजोसोम के देखने को मिलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखो ये मीजोसोम ना इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों कि हर साल इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो इसको आप लोग एकदम रट्टा मार लो, है ना, कि इसके क्या क्या फंक्शन है, ये किस तरह से एक्सटेंशन हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ, कौन कौन से फॉर्म में देखने को मिल सकता है, ये आप एकदम रट डालो क्योंकि हर साल इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आप लोगों को कंटिन्यूअस 3-4 क्वेश्चन करा दिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इन बैक्टीरिया। अच्छा, जो मीजोसोम है बच्चों वो खाली प्रोकैरियोट्स में ही मिलेगा आपको, ठीक है, यूकैरियोट्स में नहीं मिलेगा। इन बैक्टीरिया द मीजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया में मीजोसोम्स कैसे बन रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है ऑप्शन हमारा।
दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द मीजोसोम्स इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये फंक्शन दिए हुए हैं मीजोसोम के, और साथ ही साथ ये जो है स्टेटमेंट में बताया गया है कि मीजोसोम का जो है कैसे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछा गया है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। नहीं बच्चों, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, एकदम सही है, क्योंकि हमारा जो मीजोसोम वो है वो क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और साथ ही साथ इसका डीएनए रेप्लिकेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन और रेस्पिरेशन, सिक्रेशन, ये सारे इसके क्या है, फंक्शन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अच्छा बच्चों, क्या होता है ना, कई दफ़ा हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ये चलता है कि पूछा गया होगा क्या करेक्ट है, व्हाट इज़ द आंसर, है ना। तो हम लोग नॉट, जो ये शब्द होते हैं इन पे ध्यान नहीं देते हैं, नॉट पे ध्यान नहीं देते हैं, इनकरेक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो ये सारी जो हमारे ऑप्शन हैं, इसी वजह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि ये बहुत सारी सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं और घर आके फिर बहुत पछताते हैं कि हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके जो 2-2 4-4 मार्क्स हैं ना, वो आपका रिजल्ट डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि आपकी नज़र नॉट इनकरेक्ट पे जरूर जाए, है ना। नॉट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, रॉन्ग पूछा गया है या राइट पूछा गया है, तो इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से करें, और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको हाईलाइट कर लें। अगर इनकरेक्ट पूछा गया है तो गोला बना दें, नॉट पूछा गया है तो गोला बना दें, है ना। इस तरह से अपना जो है कुछ भी करके ध्यान दे के किसी भी तरह से उसको हाईलाइट करें, ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये चीज़ रहे कि नॉट पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में क्या चीज़ गलत है। ठीक है, देखते हैं स्टेटमेंट्स। दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, these are involved in ingestion of food particle, they lie free in the cytoplasm, these represent reserve material in the cytoplasm। ठीक है, तो अब क्या क्या बच्चों, जो इंक्लूजन बॉडीज़ है वो हमने देखा है प्रोकैरियोट्स में पाई जाती हैं, उनका क्या है, वो जो है एक तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज़ क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, नोट डाउन करेंगे बच्चों। ठीक है, ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। दूसरा क्या है, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली इधर उधर तैरते आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रीली लाई इन साइटोप्लाज्म, फ्रीली लाइज इन द साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, ये क्या है, रिजर्व मटेरियल है। ठीक है, रिजर्व मटेरियल है ये। इसमें आई थिंक साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल आते हैं। साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल है, और आई थिंक फॉस्फेट ग्रैन्यूल है। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, ये जो साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल है, ये सब रिजर्व मटेरियल है इंक्लूजन बॉडीज़ के। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी नाम दे के भी पूछ लिया जाएगा, है ना। तो ये क्या नहीं है बच्चों, ये क्या नहीं करते, इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल नहीं करते हैं। ये क्या है, इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल नहीं करते हैं। आप लोग चाहो तो अपनी एनसीईआरटी खोल के देखो इसी समय, इंक्लूजन बॉडीज़ वाला जो हमारा पॉइंट है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये जो लाइन है सारी एनसीईआरटी की है, तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, ऐसे जैसे एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी का उठा के रख दिया गया है। ठीक है, तो लाइंस हैं ये एनसीईआरटी की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे रट लीजिए।
ओके। तो हमारा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है बच्चों? दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट पूछा है, तो हम इसको टिक मारेंगे। ये जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, फ्रीली लाई साइटोप्लाज्म और रिजर्व मटेरियल को शो करते हैं साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट्स के। ठीक है, जो राइबोसोम वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो राइबोसोम सेल ऑर्गेनल दिया हुआ है, उसी में दिया हुआ है थोड़ा सा नीचे इंक्लूजन बॉडीज। सेलेक्ट करना है यहाँ पे भी रॉन्ग स्टेटमेंट, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। पिलाई एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। इसको देखेंगे बच्चों। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, सही बात है, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें क्या है, सेल वॉल अब्सेंट है माइकोप्लाज्मा में, तो ये ऑप्शन भी हमारा एकदम सही है। रॉन्ग क्या है, पिलाई एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। इसको देखते हैं बच्चों। जो मैं पॉइंट्स लिखाऊंगी उसको नोट डाउन करना है। पिलाई हमारे क्या होते हैं बच्चों? few in number, few in number, long in size। क्या काम करते हैं ये बैक्टीरिया में? कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? कॉन्जुगेशन में। ठीक है, कॉन्जुगेशन क्या है, एक तरह से ये रिप्रोडक्शन का पार्ट आप इसको समझो। तो ये क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं पिलाई हमारे। ठीक है, दूसरा देखते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या होते हैं बच्चों? फिम्ब्री जो है बहुत सारे होते हैं नंबर्स में, मैनी इन नंबर्स, स्मॉल इन साइज। और इनका मेन काम क्या होता है? एडहेयर करने का काम होता है, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, हेल्प इन अटैचमेंट। नोट डाउन करेंगे बच्चों इसको। ठीक है, कहाँ पे अटैच करने में हेल्प करेंगे? होस्ट से अटैचमेंट करने में हेल्प करेंगे। फिर किसी रॉक्स वगैरह में अगर अटैच करना है बैक्टीरियो को, तो वहाँ पे बैक्टीरियाज को अगर रॉक्स वगैरह में अटैच करना है तो वहाँ पे भी हेल्प करेंगे, है ना। तो जो फिम्ब्री का काम क्या है, वो अटैचमेंट का है, और पिलाई का काम क्या है, वो कॉन्जुगेशन का है। लोकोमोशन का काम किसका है बच्चों? फ्लैजिला का है। ठीक है, फ्लैजिला का काम है लोकोमोशन का। ठीक है, और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सिलिया का भी ये काम होता है। जो फ्लूइड वगैरह में जो मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है, सिलियरी मूवमेंट होता है, तो उससे भी क्या होता है, सेल मूव करती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, साइनोबैक्टीरियम फ्लैजिलेटेड सेल जो है एब्सेंट होती हैं, और साथ ही साथ बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो म्यूरिन्स की बनी होती है, नैम एंड नैक की बनी होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। गलत पूछा गया है, तो पिलाई एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाया जाता है? मीजोसोम पाया जाता है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही। राइबोसोम यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता बच्चों? न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि जब न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता तो फिर न्यूक्लियर इन्वेलप क्या करेगा वहाँ पे, है ना। न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, न्यूक्लियर इन्वेलप वाला, है ना। ये स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प some bacteria to attach the rocks and host tissue are। अभी अभी मैंने बताया कि फिम्बरी जो है बैक्टीरिया की हेल्प करती है रॉक्स वगैरह से अटैच करने में, होस्ट के टिश्यू से अटैच करने में। ठीक है बच्चों। मीजोसोम क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत बार हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोट डाउन करते चलेंगे बच्चों, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होल्ड फास्ट क्या है? बताओ क्या है होल्ड फास्ट? सोचो, फिर मैं बताऊंगी। याद आया? यहाँ पे क्या है कि कुछ जो एल्गीज होते हैं बच्चों, एल्गीज जो होते हैं कुछ, उनमें क्या होता है? होल्ड फास्ट प्रेजेंट होता है। होल्ड फास्ट क्या करता है? हेल्प करता है किसी भी सरफेस से अटैच होने में। पर डिफरेंस क्या है कि ये एल्गी में है, ठीक है, बैक्टीरिया में नहीं है। हेल्प इन अटैचमेंट कहाँ पे? टू द सरफेस, ठीक है। और ये क्या है? ये रूट से अलग होता है बच्चों। ये रूट से अलग कैसे होता है? डू नॉट absorb द न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। राइजोइट्स क्या है? मैंने बताया कुछ छोटे छोटे से बहुत ही थिन स्ट्रक्चर्स, जो सिलियर टाइप के बहुत ही छोटे छोटे से थिन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स में, उन्हें कहते हैं राइजोइट्स। ये ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होंगे और इनका काम क्या होगा बच्चों? इनका भी काम रूट लाइक होता है। अब ब्रायोफाइट्स में क्या है? ये वेस्कुलर प्लांट तो है नहीं, रूट तो इनमें होती नहीं है ना, तो ये इनका काम है, रूट का काम करते हैं। ये सब क्या करते हैं? एक तो सॉइल से अटैच करने में हेल्प करेंगे, रूट लाइक फंक्शन होता है इसका। और दूसरा क्या है कि ये एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर देंगे ब्रायोफाइट्स के लिए। तो बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है अटैचमेंट के लिए? फिम्बरी, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में क्या प्रेजेंट है? राइजोइट्स। होल्ड फास्ट किस में प्रेजेंट है? एल्गीज में। और मीजोसोम क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हमारा सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिम्बरी, क्योंकि बात की गई है यहाँ पे बैक्टीरियाज की। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकांड्रिया इन बैक्टीरिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बताओ, माइटोकांड्रिया तो बैक्टीरिया में होता नहीं है। अब अगर माइटोकांड्रिया नहीं होता है तो क्या होता है? मैंने अभी अभी आप लोगों को मीजोसोम के फंक्शन बताए थे, जिनमें एक फंक्शन था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है बच्चों? रेस्पिरेशन अगर माइटोकांड्रिया प्रेजेंट है तो माइटोकांड्रिया करेगा। लेकिन भाई जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्या है? माइटोकांड्रिया तो एब्सेंट है ना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो है रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है मीजोसोम, ठीक है। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? मीजोसोम। तो यहाँ पे ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेल वॉल नहीं करेगा, राइबोसोम नहीं करेगा। राइबोसोम का एक ही काम होता है, न्यूक्लियाइड हो करेगा ही नहीं। न्यूक्लियाइड क्या, वो साइटोप्लाज्म में जो एक साथ बहुत सारा जो डीएनए एक जगह पे इकट्ठा रहता है, उस रीजन को बैक्टीरियाज में कहा जाता है न्यूक्लियाइड, ठीक है। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? ऑब्वियसली बाई फ्लैजिला, ठीक है, सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट, वाई इज कैप्सूल एडवांटेजियस टू बैक्टीरियम? बैक्टीरिया है जो, उनमें कैप्सूल अगर प्रेजेंट है तो वो एडवांटेजियस क्यों है? ये प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को फ्रॉम डेसिकेशन, ठीक है। इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकोमोशन। अब कैप्सूल का काम लोकोमोशन का तो नहीं होता है ना। इट अलाउ बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम एंड इट अलाउज बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस। तो बच्चों ये वाला थोड़ा सा जो ये वाला क्वेश्चन है इसका एक आंसर नहीं है, एक्चुअली इसके 3 आंसर सही हैं। ये कर्नाटका नीट का क्वेश्चन है, आई थिंक इट वाज कैंसल्ड क्वेश्चन, तो मैंने इसको ले लिया जस्ट टू टेल यू।
तो इसका सही आंसर ये वाला भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। ठीक है, ये लोकोमोशन में कैप्सूल का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर। ग्लाइकोकैलिक्स मैंने आप लोगों को बताया था, जो सेल इनवेलप होती है बच्चों, सेल इनवेलप है बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। इसकी 3 लेयर होती है। जो फर्स्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। जो सेकेंड लेयर होती है वो कौन सी होती है? सेल वॉल। और जो सबसे लास्ट वाली, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी है वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म को फेस करेगी। ये एक बैक्टीरिया है बच्चों, ये एक बैक्टीरिया है। ये है इसके ऊपर की लेयर, ये है सेल वॉल, और उसके ऊपर है ये ग्लाइकोकैलिक्स। और ये सबसे नीचे क्या है? ये सबसे नीचे है ये वाली लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तीनों लेयर मिलके क्या बनाती हैं बैक्टीरिया में? तीनों लेयर मिलके बनाती हैं सेल का इनवेलप। इसे कहते हैं सेल इनवेलप। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर होती है बच्चों, ये 2 तरह से हो सकती है। एक तो अगर ये टाइटली बाउंड है या टाइटली अरेंज्ड है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कैप्सूल। और अगर ये लूजली अरेंज है तो इसे क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर। ठीक है, ठीक है। वायरुलेंस फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैप्सूल। तो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे बीच में क्या है? हमारी सेल वॉल, और ग्लाइकोकैलिक्स जो है सबसे ऊपर है। तो बीच में कौन सी लेयर है? सेल वॉल है, ना कि ग्लाइकोकैलिक्स। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? गलत हो गया। सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया ये भी नहीं है। बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू पोजेस एंड ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स ये भी ऑप्शन नहीं है। अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, एक ऐसी लेयर जो सेल वॉल को सराउंड की है। तो ये वाला ऑप्शन बच्चों हमारा एकदम करेक्ट है। यहाँ पे आप देखो, जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, क्रोमोसोम इन बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर। ये कैसे होते हैं? आर ऑलवेज सर्कुलर, आर ऑलवेज लीनियर, कैन बी इधर सर्कुलर और लीनियर बट नेवर बोथ विद इन द सेल। देखो बच्चों, जो हमारे बैक्टीरियल सेल हैं उनका जो क्रोमोसोम होता है वो हमेशा कैसा होता है? सर्कुलर फॉर्म में ही होता है। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा? सर्कुलर होगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जो बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा सर्कुलर फॉर्म में मिलेंगे, प्लस कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी आपको मिल जाएंगे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। वो भी कैसे होते हैं? वो भी सर्कुलर ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट्स इन। तो मैंने ये आपको पहले ही बताया था। देखो बच्चों, क्रोमेटोफोर्स जो होता है, यहाँ पे क्या होता है? जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनके पिगमेंट्स स्टोर होते हैं। स्टोर पिगमेंट्स, क्रोमेटोफोर स्टोर पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये सब क्या है?
ये सब तो पार्ट है प्लास्टिड के। जो हमारा प्लास्टिड है बच्चों, किसमें पाया जाता है? ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स में। तो ये प्लास्टिड कहाँ देखने को मिलेगा? ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स में। नोट डाउन करते चलेंगे। प्लास्टिड फिर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड था। ये बहुत ही कंसाइज नोट्स हैं, ठीक है, आप इनको नोट कर लेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी रिवीजन में, ठीक है। प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट में डिवाइड करा था, क्रोमोप्लास्ट में डिवाइड करा था, और फिर ल्यूकोप्लास्ट में डिवाइड करा था। जो क्लोरोप्लास्ट है इसका क्या काम था? इसमें कौन से पिगमेंट थे? इसमें थे क्लोरोफिल पिगमेंट प्लस कैरोटिनॉइड्स। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। नोट डाउन करते चलेंगे, बहुत ही कंसाइज चीज में लिख रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या है? इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? इसमें होते हैं कैरोटिनॉइड्स, जो प्लांट को कलर देते हैं, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स होते हैं जो प्लांट को कलर देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं ज़ैंथोफिल, प्लांट को येलो कलर देते हैं, ज़ैंथोफिल ऑरेंज कलर देते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट का क्या काम हो गया बच्चों? गिव प्लांट्स येलो ऑरेंज कलर। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है? स्टोरेज का काम होता है बच्चों। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है बच्चों फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड लास्ट वाला कौन सा था? नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, चलो पहले लिखते हैं एमाइलोप्लास्ट के बारे में। ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, इलायोप्लास्ट स्टोर करेगा, और 1 मिनट, एक कॉल आ गई थी बच्चों। तो इलायोप्लास्ट का क्या काम है? ये स्टोर करता है ऑयल एंड फैट्स, ठीक है। लास्ट होता है बच्चों एल्यूरोप्लास्ट, और इसका क्या काम होता है? स्टोर करता है प्रोटीन को। और किसमें? ऑल प्लांट्स एंड ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो। हो गया? क्वेश्चन सॉल्व करें। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट इन क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा, ल्यूकोप्लास्ट नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? क्रोमैटोफोर। ये भी बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक होती है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट लग रहा है उसको एलिमिनेट करते जाओ, तो राइट स्टेटमेंट तक अपने आप पहुंच जाओगे। द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन की साइट क्या है? ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है। मीजोसोम है, ठीक है, राइबोसोम नहीं है, माइक्रोसोम नहीं है, एपिसोम नहीं है, क्या है? मीजोसोम है।
नेक्स्ट देखो, दो स्टेटमेंट दिए हैं, सही बताना है हम लोग, सही गलत बताना है, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर इज टू पैकेज द मटीरियल मेड बाई द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू इंट्रासेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो हमारा गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या होता है, पैकेजिंग का होता है, ठीक है। रीजन, वेजाइकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज करती है विद cis phase of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus। देखो बच्चों, ये तो बात सही है ना, जो cis phase होती है, गोल्जी बॉडी जो होता है उसमें दो फेस होती है, एक cis phase होती है, एक ट्रांस फेस होती है। जो cis phase होती है वो फॉर्मिंग फेस होती है। मान लो ये क्या है, ये एक न्यूक्लियस है, इससे अटैच ये क्या है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा क्या होगा, ऐसे गोल्जी बॉडी होगा इस तरह से सेक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका जो ये वाला जो फेस होगा बच्चों, ये कौन सा फेस है, सिस और फॉर्मिंग फेस, तो सिस और फॉर्मिंग फेस है ये। और इधर वाला जो फेस है ये क्या है, ये है ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। तो कोई भी प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी, यहाँ पे ये कहाँ पे आई, गोल्जी बॉडी में आएगी। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन मॉडिफाई होगी, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सिस फॉर्म में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा और यहाँ से जो ट्रांसफेस है, यहाँ से वेजाइकल के फॉर्म में भेज दी जाएगी सेल के अंदर और जहाँ भी ले जाना है, ठीक है, या सेल के बाहर। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस इज टू पैकेज द मटीरियल मेड बाई द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर के टारगेट की तरफ भी डिलीवर कर सकते हैं और सेल के बाहर कोई टारगेट है तो वहाँ भी डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वेजाइकल कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेज ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है करेक्ट आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी गलत हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एकदम सही है बच्चों, एकदम सही है ना, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये हमारा ऑप्शन नहीं सही, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, सी। नेक्स्ट, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। The eukaryotic ribosome are 80S and prokaryotic ribosome are 70S, ठीक है। Each ribosome has two subunit, ठीक है। The two subunit of 80S ribosome are 60 and 40 while 70S are 50s and 30. The two subunit of 80S ribosome are 60 and 20 and 70s जो prokaryote का है उसकी 50 and 20। The two subunit of 80S 60 and 30 and 70 की 50 and 30। तो अब इसमें हमको क्या बताना है बच्चों, इसमें हमको बनाना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। तो राइबोसोम जो है हमारा क्या है, मेन पॉइंट इसका लिखूंगी, नोट डाउन करेंगे। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या करता है, प्रोटीन सेल सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूकैरियोट्स में 80S, सब यूनिट इनकी कौन कौन सी होती हैं, 60 + 40, 60S + 40S सब यूनिट होती है। प्रोकैरियोट्स में 70S हमारा राइबोसोम होता है और इसकी सब यूनिट क्या होती है, 50S + 30, ठीक है। और ये किस तरह का सेल ऑर्गेनल है हमारा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है और फाउंड
किस तरह का हमारा सेल ऑर्गेनल है ये? राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है और प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन बताएंगे 80s। फर्स्ट ऑप्शन, यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s एंड प्रोकैरियोट्स 70s, एकदम सही है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, द 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम 60-40 while 70s 50 एंड 30, एकदम सही है। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, 60-20 नहीं कोई सब यूनिट होती है एंड 50-20 कोई सब यूनिट नहीं होती है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो सही कौन सा है बच्चों? सही है हमारा ABC आर द ट्रू ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं नोट डाउन कर लेंगे, नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसा भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच कराना है बच्चों, मैच करो। सेंट्रोमियर, सिलियम, क्रिस्टी, सेल मेम्ब्रेन बताना है बच्चों। सेंट्रोमियर का मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोगों ने पढ़ा था क्रोमोसोम, कि जो एक क्रोमोसोम होता है उसमें जो कंस्ट्रिक्शन होता है, ये प्राइमरी जो कंस्ट्रिक्शन होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, और जब सेंट्रोमियर जो होता है ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ के रखता है ना, अटैच टू सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर। ठीक है, एक ये सिस्टर क्रोमैटिड है, एक ये सिस्टर क्रोमैटिड है, इस तरह से। ठीक है, और इन दोनों को आपस में जोड़ेगा कौन? ये सेंट्रोमियर। तो ये क्या है? इस तरह से एक ये प्राइमरी, यहाँ पे जो कंस्ट्रिक्शन है ये क्या है? हमारा सेंट्रोमियर है। कंफर्म? अब क्या है, सेंट्रोमियर जब सेल का जब डिवीजन होगा तो एनाफेज के दौरान जब सिस्टर क्रोमैटिड आपस में सेपरेट होते हैं ऐसे, तो क्या होता है, जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इसको सेपरेट होना है एनाफेज के दौरान, तो क्या होगा कि इनके बीच का जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा और इस तरह से जो एक एक क्रोमैटिड है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सेल का जो डिवीज़न हो रहा है उसके लिए हमारा क्या रिस्पॉन्सिबल हो रहा है? यहाँ पे सेंट्रोमियर। ठीक है, तो देखते हैं इसका मैचिंग लिस्ट कराते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इजी यही है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, डी का कौन सा है? 4th ऑप्शन है। बच्चों मैचिंग वाला क्वेश्चन करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप सही से जो है जो भी ऑप्शन है जिसका आपको समझ में आ रहा है ना उसका जो जैसे यहाँ पे ABCD करके दिया हुआ है, तो मुझे लगा कि मुझे डी सबसे इजी लग रहा है तो मैंने डी लिखा और डी का जो ऑप्शन मैच हो रहा है उसका नंबर आगे लिख दिया मैंने, इस तरह से। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे ना मैचिंग वाला, तो आपका क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेल मेम्ब्रेन जानती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, तो मैं इसका सबसे पहले लिख देती हूँ 4th ऑप्शन। ठीक है, क्रिस्टी मुझे पता है कि माइटोकांड्रिया में इनफोल्डिंग्स होती है इनसाइड, जो इनर लेयर होती है माइटोकांड्रिया की, वो क्या होती है? अंदर जो मैट्रिक्स की तरफ इनफोल्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो हमारा जो क्रिस्टी है वो किससे रिलेटेड हो गया बच्चों? माइटोकांड्रिया। तो यहाँ पे मैं माइटोकांड्रिया फर्स्ट में दिया है तो माइटोकांड्रिया में कर देती हूँ। ठीक है, अब तीसरा हमारा क्या है? सिलियम, जो हमारा चलो चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ ए सेंट्रोमियर। तो सेल जब एनाफेज के दौरान क्या होती है? डिवाइड करती है, तो क्या होती है? सेल डिवाइड करने में सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट होता है। तो यहाँ पे जो
सेल का डिवीजन है वो किससे रिलेटेड है बच्चों? सेंट्रोमियर से रिलेटेड है, ठीक है। और सिलियम हमारा क्या है? सेल के मूवमेंट से रिलेटेड है। सेल के मूवमेंट से हमारा क्या रिलेटेड हो गया? सिलियम। तो इस तरह से मेरा क्या निकल के आ गया? ए का 2, बी का ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। अब ये ऑप्शन आप मिला लो, कहाँ पे दिया है? ए का सेकेंड, बी का 1, सी का 4th, डी का 3rd। नहीं है, गलत हो गया हमारा ये, ठीक है। ए का 2 कहाँ पे दिया है? एक यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे दिया है, तो ये हमारा गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी का 3rd दिया है और डी का हमारा 3rd ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे बी का 2 दिया है, ए का 2 दिया है बी ऑप्शन में, बी का 3rd दिया है, सी का 1 दिया है एंड डी का 4 दिया है। तो बच्चों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है? बी, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मैच कराना है ए को बी से, ठीक है। सबसे पहले फिर से हम लोग गोल्जी देख रहे हैं, तो गोल्जी से ही शुरू कर लेते हैं। सबसे सिंपल है, डी का कहाँ पे गोल्जी बॉडी है? डिस्क शेप, सैक्स और सिस्टर्नी। देखो, जब हम गोल्जी बॉडी पढ़ते हैं वहाँ पे हम क्या देखते हैं? सिस्टर्नी। और जब हम माइटोकांड्रिया पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? क्रिस्टी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो डिस्क शेप, सैक्स और सिस्टर्नी नियर सेल न्यूक्लियस। तो ये क्या है? डी हमारा गोल्जी बॉडी की बात कर रहा है। और गोल्जी बॉडी किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गाल्जी ने, ठीक है। तो डी का 1 कर देंगे हम। अब मैं कर लूँगी बी वाला, मुझे समझ में आ रहा है तो मैं बी वाला कर लेती हूँ, क्योंकि न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये सबको पता है। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी 4, ठीक है। अब जॉर्ज पेलाडे ने क्या करा था बच्चों? जॉर्ज पेलाडे ने क्या खोजा था? जॉर्ज पेलाडे ने खोजा था हमारे राइबोसोम्स को। तो यहाँ पे राइबोसोम का 3rd ऑप्शन है, ठीक है, ये मैं कर दूंगी। और जब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी तो वहीं पे एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, और उन्होंने क्या बताया था? क्रोमैटिन फाइबर्स के बारे में बताया था, ठीक है। यहाँ पे क्रोमैटिन के बारे में किसने बताया था? फ्लेमिंग ने बताया था, ठीक है। तो क्रोमैटिन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन। तो मैं लिख देती हूँ ए का 2, बी का 4, सी का 3rd, डी का 1st। मिला लेंगे, ए का 2nd, बी का 4, सी का 3rd, डी का 1। पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही है, बाकी ऑप्शन हमारे क्या हैं? गलत हो गए। नेक्स्ट, यहाँ पे भी मैच कराना है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मेटासेंट्री, यहाँ पे क्रोमोसोम के टाइप दिए हुए हैं सारे, जो मैंने आपको बताया था ना, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। जो कंस्ट्रिक्शन है, जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है बच्चों क्रोमोसोम में, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सेंट्रोमियर जो है वो क्या करता है? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। तो जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है, जो कंस्ट्रिक्शन की पोजीशन है, उसके आधार पे क्या किया गया है? क्रोमोसोम को डिवाइड किया गया है। अगर कंस्ट्रिक्शन एकदम बीच में है, जिससे 2 आर्म इक्वल लेंथ की बन रही हैं, तो उसे कहा जाएगा मेटासेंट्रिक। अगर बीच से थोड़ा सा अपलिफ्ट है और एक आर्म जो है बड़ी है, एक आर्म जो है बहुत थोड़ा सा छोटी है मेटासेंट्रिक से, तो उस तरह के जो क्रोमोसोम होंगे उनको क्या कहेंगे? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। फिर और थोड़ा सेंट्रोमियर ऊपर चला गया तो एक आर्म जो है छोटी दिख रही है और एक आर्म जो है वो बड़ी दिख रही है, तो इस तरह से क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और जिसमें सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल एंड पे होगा उसको क्या कहेंगे? टीलोसेंट्रिक, ठीक है। देखते हैं, metacentric chromosome has a terminus centromere, middle centromere forming 2 equal arms of the chromosome. Centromere is slightly away from the middle of the chromosome resulting into 2
an equal arm centromere is situated close to its end forming one extremely short and one very long arm. तो ये हमारा क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक होगा. ठीक है, तो मेटासेंट्रिक का मुझे क्या समझ में आया, दो इक्वल आर्म्स किस में बन रही है, सेकेंड में. तो मेटासेंट्रिक का मुझे समझ में आ रहा है सेकेंड ऑप्शन. ठीक है, फिर सब मेटासेंट्रिक का सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ क्रोमोसोम रिजल्टिंग टू अनइक्वल आर्म. तो सब मेटासेंट्रिक में क्या है कि टू अनइक्वल आर्म्स बन रही हैं, क्योंकि जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया है ना. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ पे हमारा सही हो रहा है थर्ड ऑप्शन. फिर एक्रोसेंट्रिक में क्या है, क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर. और टीलोसेंट्रिक क्या है, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड forming one extremely short and one very long arm. ठीक है, जहाँ पे एक एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड एक्सट्रीमली वन वेरी लॉन्ग आर्म एंड वन एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म. ठीक है, तो ये किसका ऑप्शन होगा बच्चों, ये होगा हमारा एक्रोसेंट्रिक का. एंड टीलोसेंट्रिक का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर. ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया. तो हमारा क्या निकल के आ गया है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1. ये हमारा निकल के आ गया है सीक्वेंस. मिला लेंगे A2. देखो ए जो है केवल 2 में दिया है, तो ये 2 ऑप्शन पहले ही गलत कर देंगे हम लोग. फिर बी का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, थर्ड ऑप्शन सही हो रहा है, और ये इसमें 1 दिया है, ये भी गलत हो गया. तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे भी मैच कराना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. F1 पार्टिकल, एटीपी सिंथेज एक एंजाइम होता है बच्चों. एटीपी सिंथेज एक एंजाइम होता है जो कहाँ पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर लेयर, जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन में इमिटेड रहता है हमारा एटीपी सिंथेज. इसके 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक होता है F1 पार्टिकल और दूसरा होता है हमारा F0. ठीक है, F0 जो होता है वो बाहर की तरफ होता है और इनर मेम्ब्रेन में इमिटेड होता है F1 कॉम्प्लेक्स. तो अब हमारा पूछ रहा है F1 पार्टिकल किससे रिलेटेड है, और एटीपी सिंथेज हमारा कहाँ पाया जाएगा बच्चों, कहाँ पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में. क्यों, क्योंकि एटीपी की सिंथेसिस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. ठीक है, तो F1 पार्टिकल किससे रिलेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया से. हिस्टोन किससे रिलेटेड है, बताना है, क्रोमोसोम से रिलेटेड है. क्रोमोसोम से रिलेटेड है ना हिस्टोन. ठीक है, एक्सोनीम फ्लैजिला और सिलिया सेकेंड, और सिस्टर्नी गोल्जी ऑपरेटस, ये अभी हम लोगों ने किया भी है इसको. तो ये थर्ड ऑप्शन मिला लेंगे, ए का 4, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3. देख लेंगे कहाँ पे दिया है, ए का 4 3 जगह दिया है, ये ऑप्शन काटो पहले. फिर बी का हमारा क्या रहा है, 1 यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे दिया है, इसको काटो. फिर सी का हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकेंड, थर्ड है यहाँ पे, तो इसको काटो. सही आंसर निकल के हमारा क्या आ गया, बी ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे गिवन ब्लू आर द 2 स्टेटमेंट. concentrically arranged cisternae of Golgi complex are arranged near the nucleus with a distinct convex, cis or maturing and concave trans or forming phase. दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इस सिस फेज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी कह रहा है प्रोटीन मॉडिफाई होती हैं सिस्टर्नी में गोल्जी के, इसके पहले कि ये रिलीज हो जाएं इसके सिस फेज से. तो यहाँ पे तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं, क्योंकि जो देखो जो कॉन्वेक्स जो सिस फेस होती है, जो सिस फेस होता है वो क्या होता है, फॉर्मिंग फेस होता है. ठीक है, ये क्या है, ये हमारा फॉर्मिंग फेस है. यहाँ पे क्या है, प्रोटीन आएंगी और मॉडिफाई होंगी. ठीक है, जो ट्रांस फेस होता है हमारा क्या है, ये मैच्योरिंग फेस है. यहाँ से प्रोटीन जो है वो मैच्योर हो के निकल जाएगी बाहर, वेसाइकल के फॉर्म में सेंड कर दी जाएगी जहाँ पे भी उसको भेजना है, जहाँ पे जो भी टारगेटेड लोकेशन है. ठीक है,
अब यहाँ पे तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स, सिस और मैच्योरिंग फेस। तो सिस हमारी क्या है, फॉर्मिंग फेस है, ना कि मैच्योरिंग फेस है, और ट्रांस हमारी क्या है, मैच्योरिंग फेस है, ना कि फॉर्मिंग फेस। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इसके। तो इन्होंने कहा है कि सिस फेस से रिलीज होने के पहले प्रोटीन जो है सिस्टर्नी में क्या होंगी, मॉडिफाइड होंगी। तो पहली बात तो सिस्टर्नीज, पहली बात तो ये है कि जो प्रोटीन्स जो रिलीज होंगी वो ट्रांस फेज से रिलीज होंगी मैच्योर होने के बाद, सिस फेज से कोई प्रोटीन रिलीज नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, फॉल्स हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द फॉल्स। नेक्स्ट, एक्सोनीम। अभी ये मैचिंग वाला हमने किया है, उसी के जैसा ही ये बच्चों। एक्सोनीम किससे रिलेटेड है, सिलिया या फिर फ्लैजिला से रिलेटेड है। एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है दोनों का, 9+2 अरेंजमेंट होता है एक्सोनीम का, ठीक है, सिलिया फ्लैजिला। कार्टविल पैटर्न किसका देखने को मिलेगा आपको, चलो इसको हम लोग बाद में करेंगे, थोड़ा बड़ा सा नाम है। क्रिस्टी किसमें देखने को मिलता है, माइटोकांड्रिया में। और सैटेलाइट क्या है बच्चों, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जो प्राइमरी, जैसे ये क्रोमोसोम है, इसमें क्या है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है इसको क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। कभी कभी क्या होता है, इसी पे क्रोमोसोम में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे इस तरह से एक और कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है इसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट। तो ये भी किससे रिलेटेड हो गया, सैटेलाइट हमारा, ये भी क्रोमोसोम से ही रिलेटेड हो गया। तो बच्चा हमारा कार्टविल पैटर्न किसका हो जाएगा, सेंट्रियोल का, ठीक है। तो ए का हो जाएगा हमारा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 एंड डी का हो जाएगा हमारा 3rd। मिला लेंगे, ए का 2 जहाँ जहाँ दिया है खाली उन्हीं स्टेटमेंट को पहले देखेंगे हम लोग। इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। ए का 2 यहाँ पे दिया है, ये भी दिया है। बी का जो है 1 किस में दिया है, इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है ना, इसको भी काटो। ये जल्दी सॉल्व करने की ट्रिक होती है। ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। इवन हमने सारे ऑप्शन जो है वेरीफाई भी नहीं करे हैं, है ना, तभी हमारा आंसर जो है वो निकल के आ गया। नेक्स्ट, given below are the two statements, mitochondria and chloroplast both are double membrane bound organelle. Inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to the chloroplast। बच्चों देखो, पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये तो एकदम सही है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। ये बात अगर क्लोरोप्लास्ट के लिए कही गई होती ना तो सही होता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, नहीं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, नहीं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये भी गलत है। फिर से मैच कराने वाला क्वेश्चन आया है। न्यूक्लियोलस, यहाँ पे क्या होता है, आरआरएनए की सिंथेसिस होती है। सेंट्रियोल अभी हमने किया था, ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल। ल्यूकोप्लास्ट मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि यहाँ पे स्टोरेज का काम होता है। और गाल्जी ऑपरेटस, ये हमारा क्या है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स की सिंथेसिस कहाँ पे होती है बच्चों, गाल्जी ऑपरेटस में। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताना ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को शुरू में ही क्लियर करा दी हैं, तो अब आगे के जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे होंगे वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रहे होंगे, है ना। बिल्कुल, जो चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो शुरुआत के क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवा दिए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें तुरंत याद आ रही होंगी। तो न्यूक्लियोलस हमारा क्या है, यहाँ पे एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। कौन सा है हमारा, एमआरएनए कह रही हूँ, आरआरएनए की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियस में। तो इसका क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन, ठीक है। बी में सेंट्रियोल, ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्टविल, 2nd ऑप्शन। सी का ल्यूकोप्लास्ट, साइट फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट,
4 ऑप्शन। एंड डी का क्या है, गोल्जी ऑपरेटर। गाल्जी ऑपरेटर्स में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स की। तो डी का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1। मिला लेंगे, ए का थर्ड यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, ये दोनों ऑप्शन काटो। फिर बी का सेकेंड कहाँ पे दिया है, बी का 4 यहाँ पे दिया है, इसको काटो। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का 2, सी 4, डी 1। ये ऑप्शन एकदम सही होगा। द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड नहीं, लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं। देखो ये ऑप्शन सही है, डीएनए जो क्लोरोप्लास्ट का होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड, और लाइकवाइज माइटोकॉन्ड्रिया का भी ऐसा ही होता है, सिंगल, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, Which of the following statements are correct with respect to Golgi apparatus? It is important site of formation of glycoproteins and glycolipids. It produces cellular energy in the form of ATP. It modifies protein synthesized by ribosome on ER. It facilitates the transport of ions. It provides mechanical support. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं गोल्जी ऑपरेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में सही है। पहली बात तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। ठीक है, क्या यहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है गोल्जी ऑपरेटर्स में? नहीं होती, तो ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, आयन का ट्रांसपोर्ट करता है क्या, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्या? गोल्जी ऑपरेटर्स का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में कोई रोल नहीं है, इनका सिर्फ पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में रोल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो मैंने बी और ई ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या कह रहे हैं, सी इट मॉडिफाइज प्रोटीन सिंथेसाइज बाई राइबोसोम ऑन ER, एकदम सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और उनका मॉडिफिकेशन करके ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, हमारा गोल्जी ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है बच्चों, सी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, और गलत कौन कौन से हो रहे हैं हमारे, डी, ई और बी। तो हमारा सही ऑप्शन कौन निकल के आ रहा है, ए एंड सी ऑप्शन, ये हमारा एकदम करेक्ट है और मोस्ट अप्रोप्रिएट ही पूछा है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन होता है। तो साइटोस्केलेटन के क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन में कोई रोल नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई रोल नहीं होता है। साइटोस्केलेटन के क्या रोल है, ये जो है सेल जो है उसको क्या करती है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल की मोटिलिटी में हेल्प करता है, और क्या करता है, शेप जो सेल की बनती है उसको मेंटेन करता है, शेप प्रोवाइड करता है। तो ये सब काम कहाँ पे करता है, फॉर अ सेल कौन करता है, साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन का क्या काम हो गया, मोटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, इसका कोई लेना देना नहीं है। बच्चों यहीं तक हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट में कल करा दूंगी आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और मुझे अभी थोड़ा सा लग रहा है कि ब्रेक ले लेना चाहिए। तो आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करना, जहाँ पे भी दिक्कत समझ में आएगी उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग ड्रॉप करना, हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। इसका नेक्स्ट सेशन जो है कुछ अभी मेरे पास अभी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन और अभी कराने हैं ना, तो उसमें 1 से 1.5 घंटा हम लोगों को लगेगा, तो फ्रेश माइंड से करेंगे और अच्छा रहेगा। तो यही हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें कर लेंगे। ठीक है।
वहाँ से 31 से कंटिन्यू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्या क्या नहीं है। मैंने बताया था कि एंडोमेम्ब्रेन जो हमारा सिस्टम है उसमें क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमने पढ़ा था बच्चों, तो उसमें हमने क्या देखा था कि कुछ जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, इन सब का फंक्शन क्या है कि एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस ईआर में हुई तो प्रोटीन्स को जो है भेज दिया गया गोल्जी बॉडी के पास मॉडिफाई करने के लिए, फिर रेजाइकल के फॉर्म में गया वो, वहाँ पे दूसरे जो साइट है ट्रांसपोर्ट कर दिया गया उसको जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम चल रहा है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है, जो कुछ सेल ऑर्गेनेल एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं उन सबको मिला के एक सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है जिसे कहा गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और इस सिस्टम के पार्ट हैं कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, और कौन है, लाइसोसोम है, और कौन है, वैक्यूल भी है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम, ये सब क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। बहुत बार मैंने बोल दिया। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्या है, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। सही कर लेंगे इस क्वेश्चन को। माइटोकॉन्ड्रिया काट दो, पेरोक्सीसोम काट दो, क्लोरोप्लास्ट काट दो, बचा क्या, एंडोमेम्ब्रेन रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और बाकी के दो ऑप्शन इसमें दिए नहीं हैं। तो सही क्या आंसर हो गया हमारा, बी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली। एक मिनट, बी एंड डी तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ना, ये पार्ट है हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, ठीक है। देखो यही गलती जो आप लोग करते हो ना, यही मैंने भी कर दी है ना। यहाँ पे हम लोगों को जो पार्ट नहीं है वो बताना है, नॉट कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी पार्ट है, ईआर भी पार्ट है, तो ये हमें नॉट बताना है ना, तो ये ई एंड डी को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ए, सी एंड ई, ये तीनों पार्ट नहीं है हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्यों, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है, नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये पूछा गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट अगर अभी भी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग इसका जो अगला पार्ट है वो मैं कल ही आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, ठीक है, कोई भी ब्रेक नहीं होगा बीच में, तुरंत हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा ये मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।